हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली वेल। तो बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल इक्वेशन और स्टोइचियोमेट्री के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था यूनिट्स के बारे में। हमने काफ़ी सारे यूनिट्स के बारे में देखा था जब हमने आइडियल गैस इक्वेशन को पढ़ा था, और उसमें अपन ने कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के बारे में हमने आइडियल गैस को यूज़ करना सीखा था, राइट। तो अब अपन इस पार्ट की, यानी कि हमारे जो टॉपिक चल रहा है, हमारा मोल कॉन्सेप्ट है, उसका एक मेजर पोर्शन यहाँ से शुरू होता है और वो है स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान चीज़ है, यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, जस्ट मैथ्स से एक सिंपल बेसिक मैथ्स, ठीक है, उसको अपन को अप्लाई करना है। बस अपन को कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है जो कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी अपन को जस्ट एक मैथ्स से मोल्स के बारे में अपन ने जान लिया है, बस वहाँ पे अब अपन को कैलकुलेशंस करनी है, राइट। तो अपन शुरू कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन और स्टोइचियोमेट्री। केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब होता है? जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको जब अपन अपनी कॉपी में, ठीक है, या कहीं पर भी लिखते हैं यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस चीज़ को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन। अब अगर मान लो मैंने उस इक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया, आप बैलेंस के बारे में आपने सीखा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, अपनी पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में। तो वहाँ पर जब बैलेंसिंग करते हैं तो वो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अगर मैं इनको किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाऊँ, लाइक आयरन को मैं Fe से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो अगर मेरे को इसकी रिएक्शन लिखनी है, ठीक है, जैसे अपन रेस्टिंग के लिए रिएक्शन लिखते हैं तो Fe2O3 वगैरह चीज़ें लिखते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे उसको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे अपन उसको। ठीक है, तो ये क्या होता है? जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट जब मैं उनको सिंबॉलिकली लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ और इस एरो से मैं सिंबॉलिकली ये बताता हूँ कि रिएक्टेंट आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स, और इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन लिखी जाती है। ठीक है, अब बैलेंस अगर मैं करूँगा तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है हमारी, वो कुछ चीज़ों को, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन को ही हम जब लिख रहे हैं तो केमिकल इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को वो फॉलो करती है। वो 3 लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, राइट। एक ये लॉ होता है जिसको हम POAC भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। ठीक है, तो इसके बारे में ये पूरा एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में अपन थोड़ी दिन बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी 2-3 लेक्चर बाद अपन POAC को देखेंगे। दूसरा जो है, ये पहला हुआ जिसको एक केमिकल इक्वेशन या कह दो केमिकल रिएक्शन फॉलो करती है। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन इन 3 चीज़ों को फॉलो करेगी। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, ठीक है। दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके बारे में बच्चों अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। ठीक है, क्या होता है आपको पता होगा। जब दो अपन एक साइड रिएक्टेंट और दूसरे साइड प्रोडक्ट लिखते हैं तो जो मासेस हैं वो कंजर्व रहते हैं, और इसका एक्सेप्शन भी था, ध्यान करो। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये जो लॉ है वो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, राइट। तो अपन ये पढ़ चुके हैं अपन। और जो तीसरा है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, राइट। तो ये तीसरी चीज़ है जो हम आगे पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अपन आगे देखेंगे और ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये 3 चीज़ों को ये जो केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन है वो फॉलो करती है। और क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक ही बात है, रिएक्शन नेचर में होती है और उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं इक्वेशन लिखकर। ठीक है, तो ये हुआ हमारे केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट। अब अपन स्टोइचियोमेट्री देखते हैं। तो बच्चों, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है? जब आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हो, जैसे कि मान लो मैंने अमोनिया के फॉर्मेशन की केमिकल इक्वेशन लिखी, राइट। तो जब ये इक्वेशन मैं लिखूंगा, राइट, तो जब मैं ये इक्वेशन लिखता हूँ तो इसमें आप देखोगे कि ये पहले तो मेरे को बैलेंस करनी होगी। ठीक है, अपन बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं देखूंगा कि ये जो वैल्यूज है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा, मतलब 1, तो 1, 3 एंड 2, इन्हीं को कहते हैं हम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री क्या है? स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स जब हम यूज करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बनाने के लिए,
केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, इनको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। और यही हम पढ़ते हैं स्टोइचियोमेट्री में। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम क्यों यूज़ करते हैं, जैसा कि आपको पता है बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो बैलेंस हमने क्यों की, क्योंकि हमें ये देखना है कि रिलेटिव क्वांटिटी जो है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रिलेटिव क्वांटिटी जो है वो क्या यूज़ हो रही है। जैसे कि अगर मेरे को इस इक्वेशन के बारे में बात करनी हो तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल यानी कि क्वांटिटी को मैं बात कर रहा हूँ, मैं मासेस की बात नहीं कर रहा हूँ। ध्यान रखना बच्चों, स्टोइचियोमेट्री में हमेशा आप मोल्स की टर्म में बात करोगे एंड नॉट मासेस की टर्म में, राइट। मोल्स की टर्म में हम बात करोगे, मास के बारे में आप बात नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है, मास की बात नहीं हो रही है। स्टोइचियोमेट्री में ये क्या कहता है, इस इक्वेशन को अगर मैं जो कहना हो किसी को तो मैं ये बोलूँगा कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस combines with 3 moles of hydrogen gas to give 2 moles of ammonia gas, ठीक है। अब मोल्स अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो रिलेटिव क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मोल्स हैं तो मोल्स की जगह अगर मैं यहाँ पर मान लो इसके 1 मोल मैं कह रहा हूँ, ठीक है, और इसके 3 मोल्स, और इसके जो बन रहे हैं वो है 2 मोल्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल लिख रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, Na मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, यहाँ पे 3 Na मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर 2 Na मॉलिक्यूल्स, राइट। ये क्यों मैंने लिखा कि आप जानते हो ये बात, ठीक है, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉलिक्यूल की टर्म में भी लिख सकता हूँ। अब ये कहूँगा मैं कि Na molecules of nitrogen gas combines with 3 times Na molecules of hydrogen gas to give 2 Na molecules of ammonia gas, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब रेशो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीजर रेशोज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको Na मॉलिक्यूल लिख सकता हूँ, इसको 3 Na और इसको 2 Na, तो अगर मैं Na से डिवाइड कर दूँ इस पूरे को तो मैं क्या लिखूँगा, 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पर लिखूंगा 3 मॉलिक्यूल्स, और यहाँ लिखूंगा मैं 2 मॉलिक्यूल्स, राइट। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सिर्फ रेशो की बात हो रही है, और रेशो क्वांटिटी में, मास के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर ये नहीं लिखूंगा कि 1 ग्राम combines with 3 ग्राम to give 2 ग्राम, नो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। दिस इज राइट, दिस वन इज राइट, दिस वन इज राइट, बट दिस मास के बारे में बात नहीं करूँगा मैं। ध्यान रखना, क्वांटिटी के बारे में बात होगी, मास के बारे में बात नहीं होगी। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, क्योंकि बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ये चीज़ अज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये नहीं है, देखो अगर आप 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल ले रहे हो तो इनके मासेस आप निकाल सकते हो। 1 मोल नाइट्रोजन गैस का मास कितना होगा, 28 ग्राम, राइट। 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस का मास कितना होगा, 6 ग्राम, और 2 मोल अमोनिया गैस का मास होगा 34 ग्राम, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये देख सकते हो, ये वैलिड है, ये चीज़ वैलिड है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, 28 + 6 दैट इज 34, गिविंग अस 34, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे वैलिड है। और हमने ये देखा था कि जो केमिकल इक्वेशन होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसमें 3 लॉज वैलिड होंगे, इसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी था। एक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स, तो यहाँ पे देखोगे आप एटम्स भी कंजर्व हो रहे हैं। देखोगे नाइट्रोजन के इस साइड, लेफ्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम है, ठीक है, और राइट साइड में भी 2 एटम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कह सकते हो कि 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर आप कहोगे 1 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल में अगर 1 एटम है, 2 में 2 है, ठीक है। तो अगर आप एटम्स को बैलेंस करोगे, वैसे मैं इसको आगे नहीं ले जा रहा हूँ एटम वाले पार्ट को, क्योंकि हम POS यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में देखने वाले हैं कि हम एटम्स को कैसे बैलेंस करके यूज़ करते हैं अपने क्वेश्चंस में, ठीक है। तो POS पूरा एक कॉन्सेप्ट अपन अलग से लेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि स्टोइचियोमेट्री में क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। मासेस के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हमेशा क्वांटिटी यानी कि मोल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ वैलिड हो जाती है। अच्छा, एक बात और कहूँगा, देखो जैसे आपने देखा यहाँ पे 1 मोल, 3 मोल और 2 मोल, ठीक है। मोल किसके, मॉलिक्यूल के हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारे पास मॉलिक्यूल है, N2 इज अ मॉलिक्यूल, H2 ऑल्सो, NH3 ऑल्सो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 मोल है, यानी कि मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 ग्राम मॉलिक्यूल,
और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी मैं लिख सकता हूँ। क्यों? आपको पता है मैंने लास्ट क्लास में बोला था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके अपन ने 4 पॉइंट देखे थे, ठीक है। उसमें से एक पॉइंट था ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं मोल बोल रहा हूँ यहाँ पे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मैं क्या इसको ये नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता हूँ? तो यहाँ पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 3 ग्राम और 2 ग्राम मॉलिक्यूल भी लिखा जा सकता है। तो इससे मैं ये बताना चाहता हूँ एक बात और, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि 1, 3 और 2 ही क्यों कर रहे हो आप, तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 2 मोल, इसके 2 मोल, तो इसके 6 मोल, ठीक है, और इसके 4 मोल्स, राइट। तो ये क्या है, रेशो ही तो बता रहा है। ये जो इक्वेशन है ये बताती है कि नाइट्रोजन के 1:2, हाइड्रोजन के 3:2, अमोनिया का 2, सिर्फ ये रेशियो बताती है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इस रेशियो को किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। मैं 1:3:2 मोल्स भी बोल सकता हूँ, मैं 2:6:4 भी बोल सकता हूँ, मैं 1:3:2 मॉलिक्यूल्स भी बोल सकता हूँ, मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये वाली चीज, और मैं उसको मासेस के टर्म में कोट कर सकता हूँ। ध्यान रखना, कोट कर सकता हूँ, लेकिन रेशो मासेस का नहीं है यहाँ पे। 1:3:2 रेशो जो है मास का वो नहीं लेना है, मोल से मैंने मास लाया हुआ है ना, ठीक है। तो अगर 2 मोल, 6 मोल, 4 मोल होंगे तो भी आप मास निकाल सकते हो, ठीक है। डबल मास से जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे स्टोइकियोमेट्री में हम क्या करते हैं, ठीक है, कैसे यूज करते हैं, कैसे हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज करते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, राइट। और रेशियो के बारे में हम बात करते हैं, और ये वाली चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो थैंक